Hello everyone, welcome to Gotham Education. Today our topic is Balanced Chemical Equation, Class 10, Chapter 1st. बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है या डिफाइन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ मैंने टिक किया हुआ है द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। जब एक पूरी केमिकल रिएक्शन होती है तो जो हमारे एलिमेंट के एटम नंबर होते हैं वो हमारी जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तब भी वही रहेंगे और जब प्रोडक्ट बन जाएंगे तब भी हमारे एटम के जो नंबर रहते हैं वो सेम रहना चाहिए। तो जब केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके पहले और केमिकल रिएक्शन हो चुकी है उसके बाद जब हमारे एटम के नंबर में कोई चेंजेस नहीं आता तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को कहा जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और केमिकल रिएक्शन में हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि सही वही होती है, अदरवाइज़ वो रॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ पर हमने वही डेफिनेशन लिखी है द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। यहाँ हमें बताई गई है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, एक्टिविटी 1.3 जो थी उसके अकॉर्डिंग जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया गया था। हमको जो प्रोडक्ट मिला वो मिला जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन के रूप में। मीन्स जिंक सल्फेट हमारा प्रोडक्ट बना, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हुई। द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर हमारी वर्ड में लिखी गई थी, इसे हम फॉर्मूला के थ्रू किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जिंक का फॉर्मूला हो जाता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हो जाता है H2SO4। अब Zn से जब SO4 जुड़ता है तो ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन हमारा अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमारी होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हम बैलेंस इक्वेशन करना कैसे सीखेंगे। तो यहाँ देखिए हमने एक टेबल बनाई है। एक टेबल में हमने एलिमेंट का नाम दिया है, सेकंड पार्ट में LHS दिया है, थर्ड पार्ट में RHS दिया है। तो जैसे यहाँ जिंक दिया गया तो जिंक हमारे ये वाला जो पार्ट है इसको हमने LHS कहा है और ये वाला जो पार्ट है इसको हमने RHS कहा है, जो हम पहले ही हमारे इक्वेशन में केमिकल इक्वेशन में पढ़ चुके थे, LHS एंड RHS। तो हमारा रिएक्टेंट जो है वो LHS है और हमारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो RHS हैं। तो LHS के अंदर हम देखते हैं जिंक एक है, RHS में भी हमारा Zn 1 ही है ना, जिसके पास कोई नंबर नहीं लिखा होता उसको हम 1 मानेंगे। तो जिंक 1 है, यहाँ पर भी जिंक 1 है। उसके बाद हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में भी हमारा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल नंबर 2 ही हैं। उसके बाद हम जब सल्फ़र की बात करेंगे तो यहाँ पर सल्फ़र 1 है और फिर इसमें भी सल्फ़र की बात की तो यहाँ पर भी सल्फ़र 1 होंगे। देन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारी 4 नंबर है और वहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें भी ऑक्सीजन नंबर 4 है। तो इस तरीके से हम बैलेंस इक्वेशन करना सीखते हैं। आप अभी स्टार्टिंग में जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी, तो आप इस टेबल के थ्रू इसको पूरी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। जब फिर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप फिर डायरेक्टली भी बहुत ही जल्द ही आपकी केमिकल इक्वेशन लिखना सीख जाएंगे। बट जब तक आप पूरी तरीके से लर्न नहीं कर पाते तब तक इस टेबल की हेल्प से आप बैलेंस इक्वेशन करना सीख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। देन हमारा इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन तो वैसे इस पे नहीं बनता, बट हमारे लॉन्ग क्वेश्चन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो भी बनेंगे इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी जितनी भी यहाँ पर 4 या 5 टाइप की दी हुई है वो सारी रिएक्शन अलग से इंडिविजुअल पूछ ली जाती है। तो हमें सारी रिएक्शन पता होनी चाहिए कि कैसे होती है और उनका पूरी डेफिनेशन क्या होती है। तो फर्स्ट हमारी दी गई है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम देख लेते हैं टोटल कितनी है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सेकंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आई थिंक 4 ही है हमारी, यस है ना, इम्पोर्टेंट 4 ही है। उसके बाद आगे भी दी गई है एक्स्ट्रा, बट ये जो है ये हमारी 4 इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट दिया गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से ही क्लियर है, जहाँ पर हमारे एलिमेंट कंबाइन होते हैं उसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर आपको यहाँ मैंने डेफिनेशन नोट की है, अंडरलाइन की है, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट। जब एक या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट एक केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं और उनसे एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, क्या कहा गया है
Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactant, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। लाइक यहाँ हमको एक एग्जांपल भी दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइब्रसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब कैल्शियम ऑक्साइड हमारा H2O वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मतलब यहाँ पर हमारे एलिमेंट कितने हो गए, कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड हमारे दो हो गए, मतलब दो या दो से ज़्यादा हो गए। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट एक ही बना है, सिंगल प्रोडक्ट बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर हमारा हमको मिला है और हीट यहाँ पर रिलीज़ हुई है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जब CaO कैल्शियम ऑक्साइड का हमारा फॉर्मूला हो गया CaO, जिसको क्विक लाइम भी कहा जाता है, उसने H2O के साथ रिएक्शन की। अब यहाँ पर हमारी S लिखा है, यहाँ L लिखा है, तो ये हमारी स्टेट को बता रहा है। जैसे CaO सॉलिड स्टेट में है, H2O लिक्विड में है, और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है वो एक्वस है। एक्वस का मतलब भी वही होता है जो थोड़ा सा वेपर टाइप होगा और जिसमें वाटर भी इन्वॉल्व होगा, तो इसे स्लैग्ड लाइम कहा गया है और यहाँ पर हीट भी रिलीज़ होगी। तो यहाँ पर जब हम दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को मिलाते हैं और उसमें प्रोडक्ट के रूप में एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ आप डेफिनेशन भी नोट करेंगे, देन इसका एग्जाम्पल भी आपको नोट करना है। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं हमारे पास। जैसे हमारा दिया गया है बर्निंग ऑफ कोल, है ना, कोयले का जलना, जिसमें हमारी कार्बन सॉलिड फॉर्म में और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है। जब C और O2 मिलते हैं तो क्या बनता है, CO2। तो यहाँ पर भी हमारे रिएक्टेंट जो रिएक्शन कर रहे हैं उससे एक सिंगल फॉर्म में प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये भी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और हमारा सिंगल फॉर्म में बना वाटर H2O, तो ये भी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। वैसे आपको सारे ही एग्जाम्पल पढ़ने हैं, पर एक बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है, ताकि अगर आपसे एग्जाम में कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछ ले तो आप सही तरीके से इक्वेशन के थ्रू, एक फॉर्मूले के थ्रू आप एग्जाम्पल दे पाएँ। एक डेफिनेशन और दी गई है, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, जब कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, तो वो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, है ना। अभी हमने जो फर्स्ट एग्जांपल देखा था उसमें हीट रिलीज हुई थी, तो क्या कह रहा है, हमें एक नया नाम मिला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पूछी जाती है एग्जाम में। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जब रिएक्शन में हमारी हीट रिलीज होती है और प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, तो ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ। एक्सोथर्मिक जहाँ पर हीट निकल रही है और एंडोथर्मिक जहाँ पर हीट इन्वॉल्व हो रही है ना, ये दोनों बात आपको याद रखना है। जहाँ पर हीट निकल रही है ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जहाँ पर हीट के थ्रू रिएक्शन हो रही है उसको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी हमारे एक्सोथर्मिक दी गई है, जिसका एग्जाम्पल दिया गया है, अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का जलना। जैसे CH4 गैस रूप में है, उसके साथ ऑक्सीजन मिला तो क्या बना, CO2, गैसियस फॉर्म में हमको CO2 मिला, और वाटर निकला इसमें गैस फॉर्म में, मतलब वेपर के रूप में वाटर भी रिलीज हुआ। तो यहाँ पर इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल कह सकते हैं, और इसमें भी आपकी हीट रिलीज होगी, है ना। तो हीट रिलीज हो रही है मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं? तो यस, हमारे रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे? वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हमको पता एनर्जी और हीट, है ना, एक ही फॉर्म कह सकते हैं हम। तो हमें रहने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वी गेट दिस फ्रॉम द फूड वी ईट, और ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? जो हम खाना खाते हैं
खाते हैं उससे हमें ये एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जब हमारा डाइजेशन की प्रोसेस होती है तो हमारा जो फूड होता है वो सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। जैसे यहाँ जितने भी हमारे फूड मटेरियल के नाम दिए गए, चावल, आलू और ब्रेड, इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। तो जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। दिस ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। अब यही ग्लूकोज हम जब एयर से ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होकर बॉडी की हर एक सेल तक जाता है और हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। इसी पूरी रिएक्शन को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना। कल मतलब हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उस प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात की थी कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंट है। तो जो हम गैसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं उसको हमने ब्रीथिंग कहा था, लेकिन रेस्पिरेशन 2 टाइप का हो जाता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उसको हम ब्रीथिंग कह सकते हैं, बट जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो एक्चुअल में हमारा रेस्पिरेशन होता है, जिसमें क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है और फिर वो ऑक्सीजन हर एक सेल को प्रोवाइड की जाती है और उससे हमको एनर्जी मिलती है। किसी भी काम को करने की, किसी भी वर्क की हर एक एक्टिवेशन हमको उस एनर्जी से मिलता है। तो इसी पूरी प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन, और इसमें हमारी एनर्जी मिल रही है, हमको एनर्जी निकल रही है, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि हमारा रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ आपको एक एग्जांपल के थ्रू ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। उससे ऑक्सीजन जुड़ी, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जुड़ गए, क्या मिला? 6 CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनी हमारी बॉडी से जिसको हमने बाहर किया। कुछ अमाउंट में वाटर वेपर के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है और एनर्जी भी रिलीज़ होती है। तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है, मीन्स वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये बात आपको याद रखनी है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेजिटेबल मेटल का डिकम्पोज होना या फिर कंपोस्ट है ना, कंपोस्ट खाद जो बनती है उसमें भी हमारी हीट रिलीज़ होती है। तो हीट रिलीज़ हो रही है मीन्स वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना टॉपिक क्लियर होगा। ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो आप इसको अच्छे से पूरी वीडियो देखकर और रीड करें और मतलब बिल्कुल अच्छे से इसके नोट्स तैयार करें, क्योंकि नोट्स आपको बहुत ही एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। कॉम्बिनेशन के बाद आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आप डेफिनेशन जो अंडरलाइन किया हुआ है वो डेफिनेशन नोट करते जाएं। उसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ हमारी डेफिनेशन हो जाती है, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूट जाता है, एक सिंपल प्रोडक्ट बनाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। ऐसी रिएक्शन कही जाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 एलिमेंट जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है वो सिंगल है और वो टूटकर 2 अलग अलग भागों में डिवाइड हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर एक सिंपल प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ हमारा एक एग्जांपल दिया गया है स्टूडेंट्स, FeSO4 फेरस सल्फेट का एक फॉर्मूला है। 2FeSO4 सॉलिड फॉर्म में हमने लिया और उसको हीट दी। तो जैसे ही उसको हीट दी तो उसने क्या बनाया, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये इतने पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हमारा रिएक्टेंट था, ये 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हमारे पास 9 पार्ट है किसी चीज़ के, तो उसको हमको बांटना है तो वो 3 में हम 3 बार डिवाइड कर देंगे। तो डिकम्पोजिशन उसी टाइप की है कि हमारे पास जितना भी एक रिएक्टेंट दिया गया है वो टूटकर अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज होना। एग्जाम्पल एक और दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम
और क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम भी कहा जाता है एंड क्विक लाइम भी हम बेसिक लैंग्वेज में कहते हैं। इट हैज़ मैनी यूज वन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, इसके अलग अलग यूज़ होते हैं, सीमेंट बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी आउट बाय हीटिंग इट इज़ कोल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हमारी कोई भी रिएक्शन हीट के थ्रू होती है, तो हीट के थ्रू होती है तो ऐसी रिएक्शन थर्मल रिएक्शन कही जाती है। जैसे यहाँ पर CaCO3 लाइम स्टोन था, हमारा सॉलिड फॉर्म में था, जैसे ही हमने इसको हीट दी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो गया और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। तो यहाँ पर हीट के थ्रू हो रही है तो इसीलिए इसको कहा गया है थर्मल डिकम्पोजिशन।